प्रोग्राम में आपको बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान जो इलेक्शन के नज़दीक होता जा रहा है, इंतखाबी इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं, नए नए ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मंशूर पे लड़ा जाएगा इलेक्शन। ये इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें इल्ज़ाम तराशी की सियासत शायद कम हो और एजुकेशन पॉलिसी, इन्वायरमेंट पॉलिसीज़, मंशूर की पॉलिसी ये शायद ज़्यादा हो। ये किस हद तक सही होगा, इस पर भी आज बात करेंगे। और उससे बढ़कर पाकिस्तान में जो इंतखाबी इत्तेहाद बन रहे हैं, मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त इस लिहाज से लीडिंग वे में है कि वो सिंध में भी अलाइंस बना रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी उनके अलाइंस है, और पंजाब के अंदर तो लोग उनकी तरफ शामिल हो रहे हैं, ख्वाह अपनी पार्टी को छोड़ना पड़े। PMLQ में से बहुत से लोग गए, पीपल्स पार्टी में से खासे MPs ने ज्वाइन किया। आज के इस प्रोग्राम में एक तो पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, न्यू ट्रेंड्स देखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ इंतखाबी इत्तेहाद की देखेंगे। न्यू ट्रेंड जैसे कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवाया, उसका एक परसेप्शन तो ये है कि उससे इनकी डिसइंटीग्रेशन बढ़ी, जो हंगामे फसाद हुए खासतौर पर आज भी जो इलेक्शन हुआ तहरीक इंसाफ को। दूसरा ये कि एक नया माइलस्टोन है कि इलेक्शन को इस तरीके से कराया गया जिस तरह कराने का हक है। ये एक डिबेट है, इस पर भी बात करेंगे। आज के लोग बड़े अहम हैं इस इशू के बाद। सेनेटर परवेज रशीद साहब हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। असद उमर साहब कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे, हालांकि उनकी तबीयत खराब, फिर भी प्रोग्राम तशरीफ लाए, बहुत वार्म वेलकम उनको भी। नबील गबूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और कामल अली आगा साहब जो है वो PMLQ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। परवेज रशीद साहब, अगर आपसे ही बात का आगाज कर लें, ये ट्रेंड जो है, अगरचे अब 2-3 दिन पुरानी बात होगी, लेकिन आज फिर इलेक्शन हुआ है जहां पर रह गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि अच्छी बात है, इस तरह ही होना चाहिए इलेक्शन, या आप समझते हैं कि नहीं नॉमिनेशन होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन अपनी खुशी से नहीं करा रहे। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन अपनी खुशी से नहीं कराए, ये जो मर्जी क्लेम करते रहे। इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नोटिस मिला था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के तहत जो जमात इलेक्शन नहीं कराती उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाती है। रजिस्ट्रेशन मनसूख होने का नुकसान ये है कि आप जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते जी। लिहाजा बाकायदा टेलीविजन के ऊपर खबरें आई कि बहुत सी जमातों को नोटिस दिए गए कि उन्होंने अपने इलेक्शन नहीं कराए, लिहाजा उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो सकती है। उसके बाद तहरीक इंसाफ में ये इंतखाबी अमल जो है शुरू हुआ, और इन्हें नहीं तो उससे पहले ये पोस्टपोन करते चले आ रहे थे अपने इलेक्शन। लेकिन जो तरीका था, आप उससे एग्री करते हैं कि होना चाहिए इस तरह? जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, तरीके पे भी मैं अर्ज करता हूँ। इनके तरीके में धन है, धन जी, इनके तरीके में धौंस है, और इनके तरीके में धांधली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने खुद इंतखाबात में हिस्सा लिया है। धन का इल्जाम लाहौर में लगा, धौंस का इल्जाम रावलपिंडी में लगा, और धांधली का इल्जाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में लगा। आदम सवाती साहब के हवाले से बात ठीक है ना जी। तो ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, इनके अपने लोग ये कह रहे हैं। तीसरी बात ये है कि हर सियासी जमात अपने नजरिए और अपने असूल की हिफाजत करती है। उस हिफाजत करने के लिए वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज को पाबंद करती है। जैसे मेरी जमात ने किया कि कोई शख्स जिसकी उम्र मुस्लिम लीग में 10 साल से कम होगी वो पार्टी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पार्टी में शामिल हो सकता है 10 साल से कम जी, 10 साल से मुद्दत जमात के अंदर जी, जमात के अंदर अगर किसी की मुद्दत 10 साल से कम है तो क्यों? इसलिए कि हम समझते हैं कि जो शख्स 10 साल से जमात में होगा वो जमात के नजरिए के साथ, असूल के साथ कमिटेड होगा। ठीक है। इन्होंने तो अपना इलेक्टोरल कॉलेज जो था वो फ्री फॉर ऑल कर दिया। लिहाजा आज नतीजा ये है कि ऊंट खेमे के अंदर है और बद्दू बेचारे जो है वो खेमे से बाहर। ये पॉइंट आपका आ गया। नहीं, असद उमर साहब, अगर परवेज रशीद साहब जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही तस्लीम कर लिया जाए तो इस इलेक्शन में नेक नामी के बजाय जो है वो शायद शोहरत ज्यादा खराब हुई। तहरीक इंसाफ के डिफरेंसेस सामने आए, धांधली के इल्जामात लगे, धौंस के इल्जामात लगे, और मार कुटाई के सीन तो आज भी तमाम चैनल्स पे रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी इन्फ्लुएंस चलते रहे। तो असद उमर साहब, आपके ख्याल में आज आपको लगता है कि ये पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए थी, इलेक्शन इस तरह नहीं होना चाहिए था, या आज भी आप बरकरार हैं इस बात पे कि नहीं इलेक्शन जो है वो सही हुआ है? तहरीक इंसाफ का नया ट्रेंड है ये। तहरीक इंसाफ ने तो अभी अपनी सियासी तारीख का बेहतरीन कदम उठाया है इलेक्शंस करा के, जिस तरीके से जमहूरी इलेक्शन होने चाहिए। जहां तक परवेज रशीद साहब बात कर रहे हैं कि वो टीवी पे नोटिस चला था, ये इतने तजुर्बेकार इंसान है, इतनी गहरी नजर रखते हैं, हम सरप्राइज की ये कह रहे हैं क्योंकि नोटिस जो है वो पिछले महीने चला था, और वो नोटिस जो है वो हमें पता है कि उसको पूरा करने के लिए सुबह से आप शुरू कराएं इलेक्शन तो शाम को इलेक्शन खत्म हो सकता है। एक कमरे में बुलाएं, लोगों के हाथ खड़े कराएं जैसे सियासी पार्टियां कराती हैं, और इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट पूरी जाती है।
पीटीआई का पहला इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में इस्लामाबाद में हुआ था। ये 4-5 माह से प्रोसेस चल रहा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन कमीशन के नोटिस से। जहां तक जो इलेक्शन के अंदर मसाइल का शाम, बिल्कुल वो हकीकत है कि ये मसाइल भी हुए हैं, लेकिन इस जितने मसाइल हुए, और जाहिर है आपको पता है, आप तो टीवी के आदमी है, गुड न्यूज डज नॉट सेल, बैड न्यूज सेल्स। तो जाहिर है अगर मुक्के मार रहे हो लोगों को एक दूसरे को, तो वो तो टीवी में बहुत चलाया जाता है। नहीं, लेकिन हमने ये देखा ना कि इतने अहम तरीन लीडर्स जो है, जैसे कि ये महमूद रशीद साहब है, वो पिटे, वहां पे आजम सवाती साहब जैसे लीडर के ऊपर धांधली का इल्जाम लग गया। मुबैना तौर पर बात कर रहा हूं, मेरे कहने का मकसद ये कि आप अभी भी सेटिस्फाइड है कि जो पॉलिटिकल माइलेज आपने लेना था, रिगार्डलेस ऑफ कि एक बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन हुए, मैं इस कतई नजर इस बात के, इसका मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, लेकिन जो एक परसेप्शन होता है ना, असद उमर साहब आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि परसेप्शन, इमेज जो है वो पॉलिटिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो इमेज सामने आया कि इससे अच्छा लोग कुछ कहते हैं इलेक्शन नहीं होते, अगर इतना ही धोस धांधली सब चीजें होनी थी, चाहे वो इल्जाम लगा, शोर मचा, मीडिया ने कवर किया। जी, ये अभी कामरान जो है ना, अगले कोई 1 माह के अंदर आजकल ओपिनियन सर्वेज होते चले जा रहे हैं, तो ये सवाल भी आई एम श्योर उन सर्वेज के अंदर पूछा जाएगा। और मैं अपनी आई एम विलिंग टू स्टिक माय नेक आउट, मैं आपको अभी से प्रेडिक्शन करके देखता हूँ कि जो इलेक्टोरल जो इलेक्ट्रेट है पाकिस्तान की, वो ओवरऑल ये तमाम मसाइल होने के बावजूद बॉटम लाइन वो एक बहुत ही अच्छी निगाह से इसको देखेंगे, एक एक्सरसाइज, एक जेन्युइन जमहूरियत क्रिएट करने की। अगर हम इन मसाइल की वजह से कामरान, अगर हम इलेक्टोरल प्रोसेस को खराब करना शुरू कर देना, तो पाकिस्तान में तो जमहूरियत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बाई इलेक्शन हुए, उस बाई इलेक्शन के अंदर क्या हुआ था, पीएमएल नून के खिलाफ क्या इल्जाम लगे थे, ये जमहूरियत खराब चीज है, नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये एक हिस्सा है हमारे माशरे का, ये होता है, इसकी वजह से जमहूरियत नहीं। साहब, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे ही पूछूंगा, परवेज रशीद साहब से भी। एक तो ये कि आपके किस जगह पे आपका अलायंस हो सकता है आपस में सियासी लिहाज से, मतलब कितना पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, या बिल्कुल ही आप लोग ऑपोजिट हैं, और इलेक्शन के रिजल्ट से उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर आज आप ये कहते भी हैं कि नहीं। इसके अलावा कामिल आगा साहब होंगे पीएमएलक्यू के, उन्होंने भी आज पीएमएलक्यू ने स्टेटमेंट दी है कि पीएमएलएन से अलायंस नहीं हो सकता, तो क्या मुस्लिम लीग जो है वो इलेक्शन से पहले इसका मतलब मुतहद होने नहीं जा रही, और इलेक्शन वो किस बुनियाद पर लड़ रहे हैं पीएमएलक्यू, जबकि उनके अपने लोग भी जो है वो टूट टूट के इधर उधर जा रहे हैं। उनसे बात करेंगे। नबील कबूल साहब हैं, उनसे जरा स्टेटस जानने की कोशिश करेंगे। उनके बारे में अफवाह बड़ी सरगर्म है कि पीपल्स पार्टी छोड़ के पीएमएलएन की तरफ जा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने उनकी जगह किसी एक बलोच और रहनुमा को वहां पे उनके एरिया से दे दिया है, टिकट एश्योरेंस दे दी है। इसे बात करते हुए उस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा वार्म वेलकम। इलेक्शन पे डिबेट है, इलेक्शन के हवाले से डिबेट है, इलेक्शन के हवाले से बातचीत जारी है। हमें ज्वाइन किया है कामिल आगा साहब ने, सेनेटर हैं पीएमएलक्यू के, बहुत वार्म वेलकम आगा साहब। नबील कबूल साहब ने कराची से ज्वाइन किया है। इनके मुतालिक अभी इनसे जानना जरूरी है कि ये इस वक्त पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म से या पीपल्स पार्टी के, मैं इनके से पूछता हूँ अभी। कामिल आगा साहब, कल शहबाज शरीफ साहब प्रोग्राम में थे और उन्होंने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया, जो कि एक बड़ी अच्छी रवायत है। जितने भी इल्जाम खो आप लगा रहे हो, दूसरी पार्टीज लगा रहे हो, तो आपका एक नजरियाती ताल्लुक भी रहा आपसे, मुराद आपकी पार्टी का पीएमएलएन से, लेकिन आपको कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। इस तरह परवेज इलाही साहब ने स्टेटमेंट दी है कि नून लीग से इत्तेहाद नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी के लोग जो है वो टूट टूट के इस तरफ या दूसरी तरफ जा भी रहे। तो अब मतलब स्ट्रेटजी क्या है, पार्टी बचाने की भी और इनसे अलायंस ना करने की भी? लेकिन पार्टी को कोई, हमारी पार्टी को कोई खतरा लाक नहीं है। जिस तरीके से दूसरे लोगों के लोग जाते रहे हैं, हमारे भी जाते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी सरवाइव कर रही है। और अब तो जाने आने वाली बात इंशाल्लाह आएंगे, जाएंगे नहीं, ठीक है, आप मुतमिन रहें। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ मोहतरम ने ये ऑडिट की वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को वो दिया है, अच्छी बात है, देना चाहिए। अगर ये कर, अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को जेन्युइन, इस वक्त तो उसके ऊपर बहुत सारे मामला, पाकिस्तान, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे इल्जाम आ चुके हुए हैं, और उन्होंने उन इल्जाम को वॉच आउट नहीं किया। उसका तरीकाकार असल में ये था कि वो थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं, थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएंगे, हर चीज सामने आ जाएगी। वो यही कह रहे हैं थर्ड पार्टी ऑडिट है ये। जी हाँ, नहीं, ये थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं है। ये देखें, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये ऑडिट का अदारा नहीं है कतई तौर पे। ये ठीक है, असेस करता है, रिपोर्टिंग करता है, रिपोर्टिंग मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात करता है। अच्छा, अब इस हिस्से का भी जवाब दे दें कि क्यों इनसे अलायंस नहीं हो सकता? आप तो एक ही नजरिए के लोग हैं, एक साथ ही रहे हैं। अलायंस का जो बड़ा क्लियर मौकफ है, एक वक्त था कि एक टेलीफोन कॉल पे भी अलायंस हो सकता था,
इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। जैसे मुशार हुसैन सैयद साहब ने भी कहा कि अगर कोई हिम्मत कर लेते दोनों तरफ से, फिर एक मौका ऐसा आया कि मुलाकात भी हो गई चौधरी साहब से मियाँ साहब की, और उसके बाद फिर मियाँ साहब ने एक दावत भी दे दी कि आप चौधरी साहब हमारी तरफ आए, खाने पे बुलवा लिया। लेकिन उसके बाद वो बात गोल कर दी गई, जो एक मौका था। ठीक है, अब अलायंस मुमकिन नहीं है। इसके अलावा भी मजीद निजामी साहब ने बहुत कोशिश की, उसमें भी उन्होंने अल्टीमेटली ये कह दिया कि नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब अलायंस नहीं चाहते। ठीक है, अब तो कर रहे हैं ना, मैं तो इसलिए पूछा था आपसे, अब सबसे कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी लेट हो चुकी है, अब तो इलेक्शन आ गए। ये सब अलायंस नहीं हो सकता ना पीएमएलक्यू से। और दूसरा ट्रांसपेरेंसी पे जो आपने रिस्पॉन्ड करना कर दे, फिर मैं नबील साहब के पास जाऊंगा। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो एक बैनुल अक़वामी तंजीम है, और उसके असूल व ज़वाबित और चीज़ों की शफाफियत को जांचने का तरीक़ाकार उनकी पाकिस्तान की ब्रांच जो है वो नहीं तय करती, बल्कि वो बैनुल अक़वामी इदारा है, उसके अपने पैरामीटर्स हैं, और वो किसी थर्ड पार्टी ऑडिट से कम नहीं है। उसके पैरामीटर्स बड़े सख्त पैरामीटर्स हैं। उन पर जो इतराज़ात आए हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से आए। ज़ाहिर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो अदलिया के फैसलों पर भी इतराज़ात कर लेती है, मीडिया रिपोर्ट्स पर भी इतराज़ करती है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब उनकी बदनवानियों को बेनकाब करती है तो उन पर भी एतराज़ कर लेती है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स जो हैं वो बैनुल अक़वामी तौर पर दुनिया में तस्लीम की जाती है। तो उससे वो देखिए ना, यहाँ पे एक इतनी बड़ा अदारा है फर्गूसन जी, उसको दे दे, बात खत्म हुई। जो ऑडिट का अदारा है, ये तो इनसे आप कह सकते हैं जी, नहीं, वो अर्ज ये है कि खुद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करते हैं, खुद हुकूमत पाकिस्तान का अपना ऑडिट का उसके अलावा भी आप करवा रहे हैं, हम उसके अलावा भी करा रहे हैं। अच्छा, अगर चौधरी साहब माइनस किए तब कबूल आपको पीएमएलक्यू, वरना नहीं थी? सर, अर्ज ये है कि इन्होंने अपना रास्ता आज से बहुत पहले तय कर लिया था। देखिए, अदलिया की बहाली की जब तहरीक चल रही थी, इन्होंने उस तहरीक की हमायत नहीं की। मुशर्रफ को उतारने की तहरीक चल रही थी, इन्होंने उसकी हमायत नहीं की। उसके बाद एक ऐसा मौका आ गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर बैसाखियां मैसर ना की जाती तो वो धड़म से नीचे गिर सकती थी। इन्होंने बैसाखियां उनको मुहैया की। अब ये उनके साथ हैं और उनके साथ इंतखाबात लड़ने के मायदे में जा चुके हैं। हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनका मुस्तकबिल जो है वो अच्छा साहब, ये तो फिर सही दुआ की है, इन्नल्लाह व राजिऊन पढ़े। मुझे नहीं पता क्या किया। हिस्ट्री को सही रखना चाहिए। एक तो ये बात है कि अदलिया की बहाली में हमारे वकला शरीक रहे और जख्मी भी हुए, ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। पार्टी उतारने वालों में से चीफ जस्टिस को पार्टी लेवल पर भी, पार्टी क़यादत ने भी अदलिया की बहाली की कभी मुखालफत नहीं की, हमायत की। स्टेटमेंट चौधरी शुजा हुसैन साहब की मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। चलो, ये तो माजी में नहीं जाते। वो एक लंबी डिबेट है, वो मैं साबित कर सकता हूं। आगे चला, लेकिन रही बात रास्ते अलग करने की, मियां नवाज शरीफ साहब ने हमारे साथ रास्ते खुद अलग कर लिए जब वो बिला हमारे से मुशावरत के वो हमें छोड़कर जद्दे तशरीफ ले गए, हमें बेआसरा छोड़ गए, हमारी पार्टी को बेआसरा छोड़ गए। तो हमने अपनी पार्टी को, हम तो पुराने मुस्लिम लीगी हैं ना, और हम मुस्लिम लीग को तो अरसे से उठा, एक और पुराने पाकिस्तान तो हमने फिर उठा ली दोबारा। मैं उनके पास जाऊंगा जिनके मतलब ये कहा जा रहा है कि अब शायद पीपल्स पार्टी के साथ ना रहे। नबील कबूल साहब, क्या तारुफ कराऊं आपका मैं, अनकरीब जाने वाले पीएमएलएन में या पीपल्स पार्टी में रहेंगे? उसके बाद बात करता हूं आपसे आगे। शायद कामरान, मैं समझता हूँ आप इस वक्त दुनिया चैनल में बैठे हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप जियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो गलत होगा। इसी तरीके से मैं ये नहीं कह रहा आप कर रहे हैं, कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आप शायद जाने वाले हैं। मैं पीपल्स पार्टी में हूँ और मेरे नाम के नीचे कैप्शन आप पीपल्स पार्टी लिखे, कुछ गलत वही लिखा हुआ, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी में हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो जी, मुबारक। लिखा है आपने। इसी तरीके से तीन बड़ी जमातें हैं यहाँ पर बैठे हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, काफ और पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो अब आप पीपल्स पार्टी के मैं उसके सवाल, शुक्र है आपने हमारी मेरी तशफ़ी कर दी। अब मैं आपसे उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। नबील कबूल साहब, इस वक्त इलेक्शन जा रहा है, सारे पार्टीज जो है वो अपने मैनिफेस्टोज भी पेश कर रही है, कोई एजुकेशन पॉलिसी पेश कर रहा है, किसी ने मंशूर पेश करना है, कोई इलेक्शन करवा रहा है। मुझे सर ये बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी क्योंकि एक तो वफाक में थी, जो हुकूमत में होते हैं उनमें वैसे इल्जामात बहुत लगते हैं, और आप शायद एग्री करेंगे दिल के अंदर, अगर सामने ना भी करें, कि जितने गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स पे करप्शन के इल्जामात लगे, जो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके, बिजली से लेके लोड शेडिंग से लेके गैस तक के मसाइल को
ये लगेज है जिस जगह बैठे हुए कराची, यहां के वायलेंस ना थमने वाला वायलेंस, इसका लगेज है, ये लेके आप पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन में जाएंगे या इसके अलावा कोई और मंशूर आपके पास है, कोई और कार्ड खेलेंगे? मतलब आपके पास है क्या इस वक्त आवाम को देने के लिए कि लोग पीपल्स पार्टी की तरफ आए पर्टिकुलरली इस इलेक्शन में? देखें कामरान, मैं समझता हूं कि मैं मिसाल देता हूं कि ऐसे पीपल्स पार्टी के हलके हैं जो पीपल्स पार्टी के हलके शुरू से रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने जो इस दौर में है, मैं समझता हूं जो तरक्याती काम कराए हैं वो खुद एक लोगों के लिए जब मैं वोट लेने जाऊंगा, मैं लोगों को कुछ नहीं कहूंगा कि मैंने तुम लोग के लिए क्या क्या नहीं किया। लोग समझते हैं, देखते, जानते हैं कि नबील गबो ने क्या किया है। मैं समझता हूं इसी तरीके पीपल्स पार्टी के जितने मिनिस्टर्स हैं, स्पेशली जब यूसुफ रजा गिलानी थे, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो उन्होंने कभी भी डेवलपमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो फंड्स थे वो कभी नहीं रोके। चाहे इवन मुस्लिम लीग नून के ऑपोजिशन के एमएनएस भी डेवलपमेंट के फंड्स ले जाते थे। तो रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें, ये एक हिस्ट्री रही है कि जब भी आप इक्तदार में होते हैं तो इक्तदार के बाद जब आप जाते हैं इलेक्शन में, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती है कि वो फिर आपको वो पजीराई नहीं मिलती है। लेकिन मैं समझता हूं कि अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। नबील साहब, आज भी कराची में आपको पता 10,000 लोग मर गए और टारगेट किलिंग का निशाना बने, इस एक शहर को कंट्रोल नहीं कर सके लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। लेकिन मैं उस पर आता हूं आपके पास, असद उमर साहब के पास जाऊंगा। असद साहब, मुझे ये बता दीजिए कि आप एक इनलाइटेंड पार्टी के तौर पे सामने आए, पीएमएलएन भी एक इनलाइटेंड पार्टी के तौर पे सामने आए, मतलब जो लोग मैनिफेस्टो और पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, पॉलिसीज और विजन की बेस पे, जो और किसी और बेस के ऊपर इलेक्शन लड़ने को इस वक्त ऐलान नहीं कर रहे एटलीस्ट, तो आप दोनों के दरमियान ऐसे क्या डाइवर्जेंट व्यूज हैं जिनकी बेस पे आप समझते हैं कि कभी भी आप लोगों का अलायंस आपस में नहीं हो सकता, खो इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद? वो कितने बड़े डिफरेंसेस हैं आपके और पीएमएलएन के दरमियान, पार्टी और सियासी और नजरियाती तौर पे? असद उमर साहब, देखिए कामरान, एक तो मैं बिल्कुल फर्क आपको वाजे कर दूं, जो पहले बात हो रही थी, हमारा कोई जाती इसमें कोई वो नहीं है कि कौन किसके साथ खड़ा था और किसने किसको छोड़ दिया और कब वो गुद्दा चले गए या नहीं है। हमारा जो इख्तिलाफ है वो बिल्कुल नजरियाती बुनियाद के ऊपर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक नून का एक अपना नजरिया है और तहरीक इंसाफ का उससे बहुत मुख्तलिफ नजरिया है। हमारे नजरिए में उनके नजरिए के अंदर फर्क क्या है? एक जो बुनियादी, जो पहले इलेक्शन की भी बात हो रही थी, इस वक्त जो पाकिस्तान है, आप अगर देखें पंजाब के अंदर देखें, एक सेंट्रलाइज ताकत है पार्टी के ऊपर, फैमिली का कंट्रोल, और सूबे के ऊपर एक मरकजी हुकूमत का कंट्रोल, सूबाई हुकूमत का कंट्रोल। हम बिलीव करते हैं, हम यकीन रखते हैं इख्तियारात बिल्कुल निचली सतह तक ले जाने के लिए ना सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शन होने चाहिए बल्कि गांव के सतह तक इख्तियारात होने चाहिए। हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान का जो ताकतवर तबका है उससे टैक्स लेना चाहिए, बड़े बड़े जमींदारों जागीरदारों से टैक्स लेना चाहिए। नून की पॉलिसी मुख्तलिफ है, इसी तरीके से हम बहुत मुख्तलिफ मैं चीजों की बात कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इसमें मैं परवेज रशीद साहब, आपके खानदानी पॉलिटिक्स से लेके वो कह रहे हैं नीचे टैक्स इवेजन तक आप उसको पार्टी के लेवल पे अकोमोडेट करते, तो आपका उनका अलायंस कभी भी नहीं हो सकता, यही समझाऊं मैं उनकी बात से। जी, एक तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जी, पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहबा और ख़ुद आसफ जरदारी साहब तक को मुल्क से जलावतनी की तारीख से भरी पड़ी है। जी, लिहाजा सब जानते हैं कि डिक्टेटर कैसे आते हैं और कैसे सियासी लीडरों को मुल्क से बाहर निकालते हैं। उसमें सिर्फ नवाज शरीफ साहब शामिल नहीं थे, उसमें मोहतरमा भी शामिल थी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी भी शामिल थे, बेगम नुसरत भुट्टो भी शामिल थे। लिहाजा हमें ये जालमाना आर्गूमेंट नहीं इस्तेमाल करना जो चाहिए। आगा साहब ने दिया है। जी, एक बात। दूसरी बात ये कि 2005 में शहबाज शरीफ साहब वापस आए, 2007 में नवाज शरीफ साहब वापस भेज दिया और वापस भेज दिया गया, इन्हीं की हुकूमत ने भेजा था, मेरे सामने की बात। इसलिए ये रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए। हमें अपने दूसरों का किया हुआ जुल्म जो है उसकी सफाई देते हुए हम अच्छे ही नहीं लगते, हमें उस बात पे खामोश रह जाना चाहिए। एक मिनट, ये मुनसिफाना बात यह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब के आने में भी चौधरी शुजा हुसैन साहब का दखल था और उनका तावन था, और उनकी फैमिली जो पीछे बैठी हुई थी उनके साथ भी तावन था। मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन भिजवाने में भी चौधरी शुजा हुसैन का
तावन था, ये भी रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए ना चीज। चले वो आप ले आने के सामने रिकॉर्ड पे, अब उससे आगे हम आ जाते हैं। अभी ये कह रहे थे कि उन्होंने बुरा किया और अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने बुरा किया। तावन तो करते रहे ना चौधरी साहब। ठीक है, अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आके ये कहें कि मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता तावन लेने के बावजूद, तो फिर ज्यादती तो मियां नवाज शरीफ साहब चले। ना। अब ये मैं तो ये कहना चाहता हूं जी प्रवेश साहब, जी एक तो अर्ज ये आगा साहब कि आप जो पूरी गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं ये सारे कंप्लीट कर मैंने आपके टाइम पे आप लिख रहे की दुरुस्ती साथ साथ वो डिस्कशन नहीं हो सकता। रिकॉर्ड जो है वो चले चले आगे प्रवेश साहब आगे उस पे पीटीआई वाली बात पे आज इलेक्शन करवाए और वो कह रही है आपकी पार्टी जो है। जी मैं अर्ज करता हूं, असद उमर जो हैं उनकी इल्म के लिए बात बताना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात है पाकिस्तान में जिसने अपने हर दौरे हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात कराए हैं। बाकी पाकिस्तान की किसी दूसरी सियासी जमात ने कभी मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। लिहाजा हुकूमत अवाम की दहलीज तक पहुंचाने का नारा भी मुस्लिम लीग के पास रहा है। नंबर 2 जो उन्होंने टैक्स की बात की तो ये मुस्लिम लीग का दौरे हुकूमत था और ये भी रिकॉर्ड है जिसमें टैक्स जीडीपी रेशो 13.8% के करीब थी और आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये कभी 9% से ऊपर नहीं गई, डबल फिगर में भी नहीं गई। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट भी हमें आता है कि हम टैक्स वसूल कर सकते हैं क्योंकि लोग मुस्लिम लीग की जो प्रो फ्रेंडली बिजनेस हुकूमत होती है उस पर एतमाद करते हैं। और बल्दियाती इंतखाबात कराना और ये बल्दियाती हुकूमतों को कायम कराना ये क्रेडिट भी मुस्लिम लीग के पास है। अब जहां तक आपकी बात है आइंदा इंतखाबात की, तो आइंदा इंतखाबात में हम ना सिर्फ मंशूर पेश करेंगे बल्कि हम शायद पाकिस्तान की पहली सियासी जमात होंगे जो अपने मंशूर के साथ जो हमारे गुज़िश्ता मंशूर थे जो हमने पेश किए थे 93 का पेश करेंगे। आप ना सिर्फ हम पेश करेंगे बल्कि बताएंगे कि उस जमाने में हमने अपने मंशूर पर कितना अमल किया था और अभी इन 5 सालों में गो कि हमारे पास वफाक की हुकूमत नहीं थी लेकिन सूबे में जो हमने अपने मंशूर पर जितना अमल किया पेश करेंगे वो भी हम तो इम्प्लीमेंटेशन का भी ठीक है। सर साहब आपको इस पे कोई इतराज तो नहीं? उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पिछली इसका मुझे प्लीज जवाब देने दीजिए। पहली बात तो जहां तक लोकल बॉडी इलेक्शन की है तो वो सारे पाकिस्तान को पता है कि जी पिछले 4 साल से ज्यादा हो गया पंजाब के अंदर कोई लोकल बॉडी नहीं है। आज कोई लोकल बॉडी नहीं है तो ये कहना कि दहलीज तक हुकूमत और लोकल बॉडीज PMLN कराती है तो ये दावा तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। दूसरा जहां तक टैक्स की बात है, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लें, स्टेट बैंक के स्टेटिस्टिक देख लें, सारे पाकिस्तान को मैं ये दावत दे रहा हूँ। दोनों जो 1990 में और उसके बाद 96 में हुकूमतें आई थी PMLN की, दोनों दौरे हुकूमत में टैक्स टू GDP रेशो गिरा था पिछली हुकूमत की निस्बत। दोनों टर्म्स के अंदर 1% से 1.5% तक की रिडक्शन आई थी टैक्स टू GDP रेशो में, बिकॉज बड़े बिजनेसमैन के लिए जैसे उन्होंने कहा बिजनेस फ्रेंडली है। PMLN जो है वो अमीर आदमी की पार्टी है, उन्होंने अमीर आदमियों के लिए टैक्स कट किए और उसकी वजह से टैक्स टू GDP रेशो दोनों दौरे हुकूमत में गिरा है। जी राइट, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। आमिर आगा साहब मुझे एक बात बताइए कि आपको ऐसे आपकी पार्टी को ऐसा क्या लगा कि पीपल्स पार्टी के साथ ही अलायंस बनाए और आपको पाकिस्तान में कोई पार्टी नजर नहीं? क्योंकि मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि एक तो नजरियाती डिफरेंस आप लोगों के बहुत है, फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा की हलाकत के बाद जो है वो और शिद्दत इख्तियार कर लिया। ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी में आपको नजर आया कि एक तरह का अलायंस रेस्क्यू हो सकता है, ना PMLN ना PTI ना और कोई पार्टी या ना अकेले आप, और आप फिर इलेक्शन उनके इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं? अगर नहीं इंतखाबी निशान तो हम अपने निशान पे, लेकिन जरदारी साहब कह रहे थे साइकिल चलेगी, कह तो रहे थे ना आपको, कहना अलग बात है लेकिन जो हमारा कह रहे थे आपको हम इंडिपेंडेंट वो एक जमात है, ठीक है वो ठीक है, उनके साथ हमारा अलायंस है और सीट एडजस्टमेंट हो रही है, हमारी बातचीत चल रही है, काफी आगे बढ़ गई है। बात यह है, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अगर आप अपनी मेमोरी रिफ्रेश करें तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि इस हुकूमत को MKM भी छोड़ गई, ANP भी छोड़ गई और इम्कान ये था कि ये सेटअप जो है वो ज़मीन पे आ गिरेगा। और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ये फरमा दिया कि 20 साल के लिए एक नया सेटअप क्रिएट कर दिया जाए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठा के। तो उस वक्त हमने ये देखा कि अब इस वक्त इम्कान नहीं रहा सिवाय इसके कि हम इस हुकूमत का साथ दें और हुकूमत जो है अपना मैंडेट पूरा कर ले। तो हमने ये सारा रिस्क उस जमहूरियत के लिए आपने किया, जमहूरियत ताकि सिस्टम चलता रहे। देखें ये बात हमेशा सियासी अकाबरीन के ऊपर ही आती है, ये इल्ज़ाम भी सियासी अकाबरीन के ऊपर आता है कि इनकी गलतियों से और इनकी
अदम तवज्जो से और नालायकियों से सिस्टम ब्रेकअप हो जाए। मैं ये बात थी पूरे साहब कुछ कमेंट करना आपने इस पे, नबील कबूल साहब से हो गया, आपके पास आता हूँ। चलिए नबील साहब मुझे बता दीजिए कि लोग बड़े वर्ता हैरत में हैं कि सारी पार्टीज एक्टिवेट हो चुकी हैं, फंक्शनल लीग, मुस्लिम लीग, पीर पगाड़ा साहब से लेके PMLN तक, इवन PMLQ, ये सब बड़े हरकत में है, अलायंसेस की पॉलिटिक्स चल रही है एटसेट्रा, जमात इस्लामी। जरदारी साहब और आप जो है वो बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी बड़ी मुतमईन है, ना वो उनको सिंध में कोई अलायंस का ख्याल है, ना पंजाब में कोई, सिवाय PMLQ को एक साइड पे रख के मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा ना खैबर पख्तूनख्वा में आप किसी जगह पे एक्टिवेट। तो कोई सरप्राइज देने वाली है पीपल्स पार्टी अलायंसेस के हवाले से, या अकेले इलेक्शन लड़ना है आपकी दफा? आई थिंक अलायंसेस के हवाले से बातचीत हुई है, और काफ के साथ तो वैसे भी है, MQM के साथ भी इंशाल्लाह हो जाएगी, ANP के साथ भी हो जाएगी, इसी तरह दूसरी जो जमातें हैं, कुछ ऐसी जमातें उनके साथ भी बातचीत हो रही है। यहाँ सिंध के अंदर अलायंसेस जो है 1-to-1 अलायंसेस की जो है वो कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग F की तरफ से भी, नून की तरफ से भी। मैं समझता हूँ कि देखिए हमेशा पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ 1-to-1 मुकाबला रहा है, इस दफा ट्रायंगुलर मुकाबला होगा। इस दफा जो मैं देख रहा हूँ PTI को भी मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी लोग हैं इस तरह जो यूथ है हमारी, वो ज़्यादा मैं देख रहा हूँ PTI की तरफ उनका झुकाव है। तो ये ट्रायंगुलर फाइट होगा। जो पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं वो जो शुरू से चले आ रहे हैं, वो वोटर्स अपनी जगह रहेंगे, नून के भी अपनी जगह रहेंगे, काफ के भी अपनी जगह रहेंगे, लेकिन नए वोटर्स कुछ सामने आए हैं। तो मैं समझता हूं कि अलायंस पीपल्स पार्टी सरप्राइजिंगली एक ऐसी अलायंस करने जा रही है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं कि ऐसी वो क्या है, वो हमें तो बताएं, वो क्या अलायंस है वो? मैं नहीं बता नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। मैं तो आपको तो खुद लग रहा होगा कि मैं इस तरह बैठा हूँ जिस तरह गन पॉइंट पे मुझे बिठाया गया है, इसलिए मैं अभी कुछ ठीक है मुझे तो 15 तारीख के बाद पता चलेगा। नहीं 15 के बाद आपने तो कोई ऐलान नहीं करना, उसके बाद पता चलेगा। चलें ठीक है। नबील कबूल साहब की इस बात से आता हूँ आपके पास, फिर जाऊंगा असद उमर साहब का। परवेज साहब वो कह रहे हैं कि PTI को हकीकत समझना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी कह रही है, और नबील कबूल साहब कह रहे हैं जो आपके बदख्वाह नहीं है, खैर ख्वाह तो हो सकते हैं, बदख्वाह नहीं है, तो वेटेज देते हैं आप PTI को, या आप समझते हैं कि PTI का कोई वेटेज नहीं है इलेक्शन में? हम तो पाकिस्तान में जो हर किस्म की जमात है उसको वेटेज देते हैं। एक पोखकड पार्टी है, हम उसको भी वेटेज देते हैं। चलें ठीक है आप। अच्छा, लेकिन एक बात मैं दो चीजों की वजाहत करना चाहता हूँ। असद ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात हमने नहीं कराए, तो असद की उम्र उनकी याद दहानी के लिए असद शायद भूल गए, क्योंकि ये सियासत में दिलचस्पी इन्होंने अब लेनी शुरू की। उससे पहले ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे किसी कंपनी के, चीफ एग्जीक्यूटिव की दुनिया अपनी एक और होती है। तो पाकिस्तान के सियासी हकायक पाकिस्तान के इनके इल्म में लाना बड़ा जरूरी है कि मुशर्रफ ने सूबों से ये इख्तियार ही छीन लिया था, और 2010 तक दिसंबर 2010 तक सूबों के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि वो अपने बल्दियाती इंतखाबात करा सकें। वो और रेफरेंडम के जरिए मुशर्रफ साहब ने वो इख्तियार अपने पास ले लिया था। वो एक अलहदा कहानी है, वो तो सुना सकते हैं कहानी वो वाली। असद की उम्र में भी अच्छा, दूसरी बात जो इन्होंने टैक्स की कही जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा एसेट्स दिए। मोटरवे जो हमने 21 अरब रुपए से बनाई थी, अब उसकी वैल्यूएशन 210 अरब रुपए की गई है जी। कराची और लाहौर के एयरपोर्ट मुस्लिम लीग नून ने बनाए, ग्वादर की एयरपोर्ट मुस्लिम लीग नून ने शुरू की, कोस्टल हाईवे मुस्लिम लीग नून। तो हमने तो भाई इस मुल्क को एसेट्स बनाकर दिए। और जो फिगर्स की ये बात कर रहे हैं जनाबे वाला, ये उन फिगर्स का हवाला दे रहे हैं जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों को माली साल के दरमियान में तोड़ दिया जाता था और फिर आधा माली साल आमरीयतों के पास होता था। लिहाजा वो आमरीयतों के साल के साथ मुस्लिम लीग को बनाकर नथी करके उस फिगर को लिया जा रहा है, जो कि दुरुस्त नहीं। ठीक है असद उमर साहब, मोटरवे से लेके मेट्रो बस जो भी बनाई है, ट्रांसपेरेंसी के लिए पेश कर दी गई है, आपको पता खिदमत उन्होंने अपनी एहतसाब के लिए पेश किया सीएम साहब ने अपने आप को, PMLN ने। तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं या आप समझते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स जो है वो अभी इश्यूज ऐसे हैं आपके पास, इनके खिलाफ और दूसरे खिलाफ जिन पे आप पॉलिटिक्स लड़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम दीज अचीवमेंट्स बाय PMLN, वो जो PMLN खुद क्लेम कर रही है? जी कामरान, देखें मेरा तो नुक्ता नजर ही मुख्तलिफ होता है ना। मैं जो हूँ वो दूसरों की वो क्रिटिसिज्म और उन्होंने जो वो बदमाश चोर, वो तो मैं बोलता ही नहीं। देखिए तरजीहात की बात है जी, और वो तरजीहात के फर्क की मैं बात करता हूँ। पंजाब में इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है,
और आप जो है बड़े बड़े ट्रॉफी प्रोजेक्ट्स पे खर्चात कर रहे हैं, अरबों रुपए के लैपटॉप बन रहे हैं, एक शहर में एक सड़क, एक एरिया की बस सर्विस के ऊपर आपने पूरे सदर्न पंजाब के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा खर्च कर दिया। सेहत के इंडिकेटर्स इस वक्त पंजाब के युगांडा और रवांडा से ज्यादा खराब हैं। उन्हीं तरजीहात, मैंने फिर कहा, जो बेसिक बुनियादी सियासत है, बुनियादी जो विजन है पाकिस्तान का, उसमें फर्क है। ये एक अमीर लोगों की बड़े ट्रॉफी प्रोजेक्ट्स की एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें पीएमएलएन यकीन करती है और वो अपने आप को, जो उनका एजेंडा है, उसको परस्यू करते हैं। हमारे ख्याल में ये गलत स्ट्रैटेजी है। हमारे ख्याल में पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो गरीब मुल्क है, जहां पे करोड़ों लोग जो है गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, जब तक आप उनके ऊपर तरजीहात नहीं लगाएंगे, उनको गुर्बत से बाहर नहीं निकालेंगे, पाकिस्तान तरक्की। लेकिन असल में एक बात बताइए कि ये तमाम चीजें अगर आपकी दुरुस्त भी तस्लीम कर ली जाए, और हो सकता है ये दुरुस्त तो अगर आप फरमा रहे हैं, अगर ये फैक्चुअली सही भी हो, तो IRI का जो पोल अभी आया उसमें इनको क्यों इतनी आगे लीड दी गई, और ज्यादातर वो देहाती इलाकों में लोगों को इन्वॉल्व भी किया गया ताकि हर क्लासेस को एंगेज किया गया। आपके ख्याल में वो पोल जो है उसका कोई वेटेज नहीं है कि पीएमएलएन लीड कर रही है? ये देखें, वो पोल सही हो या ना हो, पीएमएलएन जो है वो पिछले 20 साल से ज्यादा से सियासत कर रही है, इलेक्शन जीतती आई है, उनका एक वोट बैंक है, उनका एक नजरिया है जिसमें लोग यकीन रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उससे नहीं भी एग्री करते। आपका सवाल तो मुझसे ये था कि हम इनके साथ अलायंस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आपके ये रीजन है। ठीक है, इनकी सियासत और हमारी सियासत फर्क है। कामिल आगा साहब, आप एग्री करते हैं कि पंजाब में ये सब कुछ, यानी कि इतना कुछ होने के बावजूद ये सब कुछ भी है जो ये बता रहे हैं 1 करोड़ ज्यादा लोग बाहर है, सेहत इंडिकेटर युगांडा से भी खराब है, आप एग्री करते हैं असद उमर साहब से? मुझे आपका सवाल समझ नहीं। मैं ये कह रहा हूं, असद उमर साहब की इस बात से आप एग्री करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस अचीवमेंट जो परवेज रशीद साहब बता रहे हैं कि मेट्रो बस से लेके दानिश स्कूल के 1 करोड़ ज्यादा बच्चा बाहर है पंजाब का स्कूल से, सेहत के इंडिकेटर युगांडा से भी ज्यादा खराब है, आप इससे एग्री करते हैं असद उमर साहब से? आप समझते नहीं काम हुआ है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने काम किया है? देखिए 48% थी जी ख्वानदगी की रेशो जब हम इक्तदार में आए थे, और जब हमने इक्तदार छोड़ा तो ये 67% थी जी। आज वो रेशो 48% से नीचे चली गई है। इससे अंदाजा आप कर लें कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं? पंजाब की बात कर रहे हैं। और फिर एक दो चीजें मैं दुरुस्त कर दूं जी। बात यह है, एक तो मेरे भाई परवेज रशीद साहब ने ये फरमाया कि डिक्टेटर ने लोगों को एग्जाइल किया, लेकिन यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब की जो कहानी है उसके अंदर मियां साहब खुद एग्जाइल हुए, सऊदीया के शहजादे ने मुकरम ने आके नहीं रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिए। देखिए रिकॉर्ड एक और भी दुरुस्त करना, वो सारी चीजें कि 10 साल के लिए वो एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने इंटरप्ट किया और मियां साहब भी की फैमिली भी मान गई। उसके बाद अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उसके अंदर इनके फैमिली के, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि वो हमारी बेटियों की तरह है जी, तो वो रिकॉर्ड पे आ चुकी हुई हैं चीज़ें। दूसरी बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन करवाने का अख्तियार 18वीं तरमीम के अंदर सूबों को मिल चुका था। ठीक है, और वो परवेज मुशर्रफ साहब के जाने से पहले 18वीं तरमीम और उसी इख्तियार के तहत पंजाब हुकूमत ने इस निज़ाम को आगे नहीं चलाया, बल्कि इसमें तरमीम कर दी और कमिश्निंग निजाम वापस लिया। ठीक है, ये वही इख्तियार है। इसमें से जवाब ले लेंगे इस प्रोग्राम ये सूबों के वापस आऊंगा तो नबील कबूल साहब के लिए भी बड़ा अहम सवाल है जो कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से, और परवेज रशीद साहब से कहूंगा रिस्पॉन्ड कर दें कामिल आगा साहब के जितने भी इल्जाम आते हैं उसको। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। डिस्कशन ऑब्वियसली इलेक्शन के हवाले से जारी है। नबील कबूल साहब, आपके लिए बहुत ही अहम तरीन सवाल मेरे जेहन में हैं, उनमें से एक दो आप पूछ लेता हूँ अभी। एक तो ये बता दीजिए कि जरदारी साहब का ये जो बिलावल हाउस बना लिया लाहौर के अंदर, तो बेसिकली अब लाहौर की पॉलिटिक्स और जो उन्होंने लॉन्च किया है बिलावल को, तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पंजाब की पॉलिटिक्स संभालेंगे, क्योंकि सिंध में तो पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही डिस्टर्ब। पता है उनको कि 30 सीटें निकल आएंगी वहां से अगर मेजर कोई वो ना हुआ, ब्रेक थ्रू ना कर सकी दूसरी पार्टीज। तो पंजाब फोकस किया हुआ बिलावल भुट्टो साहब के थ्रू आपकी ये पॉलिटिक्स है इस वक्त? आई थिंक प्रॉब्ली जो है पार्टी को चेयरमैन है जरदारी साहब, वो खुद पंजाब में बैठेंगे पूरे ये इलेक्शन के जो 2 महीने होंगे। और पंजाब आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट है, पंजाब के ज़्यादा सीटें हैं
पंजाब में फोकस है और पीपल्स पार्टी जो लग रही कि साउथ पंजाब जो है वो स्वीप करेगी, उसके आगे भी एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरीके से अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब जो है सेंट्रल पंजाब, और मैं समझता हूँ कि उसमें जिस तरह मैंने पहले आपको एक हिंट दी कि अलायंस उस तरीके अलायंस हो सकता है, और मेन फोकस लेकिन पंजाब ज़रूर रहेगा। सिंध के अंदर आपको पता है पार्टी की पोजीशन जो है वो क्लियर है, लेकिन पंजाब के अंदर एक फाइटेबल पोजीशन है, और जिस तरह मैंने पहले कहा ट्रायंगुलर फाइट होगा, तो वहाँ पर जो है कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी को बहुत टफ टाइम भी मिल सकता है, और उसके ओपोनेंट्स को भी कुछ ऐसे एरियाज हैं वहाँ टफ टाइम मिलेगा। राइट, ये आप इस वक्त विजन है पार्टी के हवाले से। परवेज ऋषि साहब, एक तो ये बता दीजिए कि आप डिस्टर्ब तो फील नहीं कर रहे पोलिटिकली के जरदारी साहब आगे में लाहौर में, और उन्होंने भी एक इतनी बड़ी जगह एक्वायर कर ली है, अपना पॉलिटिकल मंत्रा जो है वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इधर ही आपके पास ही है बहरिया टाउन में। हम उन्हें वेलकम कहते हैं जी। पाकिस्तान का हर शहर जो है वो पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए उन्हें हक हासिल है। वो गिलगित में, स्कर्दू में रहें चल के, वो ज़ोब में रहें, ग्वादर में रहें, लाहौर में रहें, तो पॉलिटिकल आपको कोई इसमें डिस्टर्ब फील नहीं है? आप हम देखिए मुस्लिम लीग जो है वो नो गो एरिया पे यकीन नहीं रखती। ठीक है, हमारे लिए कोई नो गो एरिया नहीं होता, पाकिस्तान का हर शहर हर शहरी के लिए है। ठीक है, तो उसके अलावा ये बता दीजिए कि कामिल आगा साहब ने जो बात कही उसको एक तो रिस्पॉन्ड कर दी, उसके बाद मेरा असद उमर साहब के पास जाना है। इफ यू वांट टू से समथिंग टू दैट ऑन दैट, अगर आपने माजी में वाकई डुबकी लगानी तो कर दे, वरना मैं वापस जा रहा हूं। जी, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक तो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि डिक्टेटर्स जो हैं वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, लोगों को फांसियों पे कैसे चढ़ाते हैं। और उस जमाने में भी ये कहा गया था कि जी फांसी हमने नहीं दी, ये तो कत्ल हुआ था, कत्ल के जवाब में फांसी दी गई। आज दुनिया कुछ और कहती है। ठीक है, और इसी तरीके से जलावतन भी कहा दो जी, अपनी मर्जी, कौन अपनी मर्जी से जेल में जाता है और कौन अपनी मर्जी से जलावतन होता है? ना कोई अपनी मर्जी से जेल में जाता है, ना अपनी मर्जी से कोई जलावतन होता है। इसलिए हमें बुरा उन्हें ही कहना चाहिए जो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिनमें लोग जेलों में भी जाले चले जाते हैं, जिनमें लोगों को फांसी भी चढ़ना पड़ता है, जिनमें लोगों को एग्जाइल भी भुगतना पड़ता है। दूसरी बात जो आगा साहब ने फरमाया कि जी पंजाब ने बलदियाती इंतखाबात नहीं करे, तो जनाब आप हुकूमत में हैं, सिंध में क्यों नहीं हुए बलदियाती इंतखाबात? फिर उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। बलोचिस्तान में क्यों नहीं हुए बलदियाती इंतखाबात? फिर आपको उनका जवाब भी देना पड़ेगा। और खैबर इन्होंने क्यों नहीं कराए? और खैबर कहा कि इख्तियारात इन्होंने ही फरमाया था कि पंजाब के पास, सूबों के पास इख्तियारात 2010 के बाद आए। मैंने रिकॉर्ड दुरुस्त किया है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। 18वीं तरमीम के अंदर दे दिए गए इख्तियारात। जी प्रवेश साहब जल्दी कर दीजिए, प्रवेश साहब कर रिस्पॉन्ड। मैं आपसे अर्ज करता हूं, मुशर्रफ साहब ने एक सनसेट क्लास डाल दी थी आइन के अंदर, ठीक है, जिसके तहत ये इस पे डिबेट करना एक मरकज से निकल के 31 दिसंबर 2010 तक ये इख्तियार जो था ये मरकज के पास था, ये सूबों के पास था ही नहीं। ठीक है, असद उमर साहब, इलेक्शन आपके इंट्रा पार्टी के हो चुके या हो रहे हैं, ये इसने एक चीज और को बड़ा इफेक्ट किया आपके इलेक्शन कैंपेन को, और वो इमरान खान साहब खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि जब IRI पोल आया तो उन्होंने, जब लास्ट टाइम भी आया था तो उन्होंने कहा था कि पॉपुलैरिटी कम हुई है। आपके अपने नजदीक पॉपुलैरिटी कम होने की क्या वजूहत हो सकती है? क्या ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है? और अब कितनी जल्दी आप इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करेंगे? किस तरह सारे अहदेदार, क्योंकि मेरे सामने मियां महमूदुर रशीद साहब की स्टेटमेंट है, वो तो खुलेआम जो इल्जाम लगा रहे हैं, अगर मैं उसको आपके सामने पढ़ दूं, ये अखबारी की स्टेटमेंट है कि पार्टी इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। ये आपकी अपनी पार्टी के अंदर से एक इल्म बगावत बुलंद हो रहा है। तो अब मेरे बुनियादी सवाल ये है कि कैंपेन कब स्टार्ट करेंगे इलेक्शन की, और डिफरेंसेस कब तक खत्म हो जाएंगे? आपके इलेक्शन तो सर पे खड़े हैं। अच्छा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मैं फिर बोल दूं कि क्योंकि पाकिस्तान में आदत नहीं है बशमूल आपके सियासी पार्टियों के अंदर जमहूरियत देखने की, तो जो जमहूरी आवाजें निकलती हैं तो परेशान हो जाते हैं लोग। ये जमहूरियत के अंदर होता है कामरान शायद, ये जब पुराने इलेक्शन हुए थे, नेशनल इलेक्शन उस वक्त भी हुआ, बाई इलेक्शन में भी हुआ, और ये अगले इलेक्शन में भी होगा, इल्जाम भी लगते हैं, ये जमहूरियत का हिस्सा होते हैं। मैं परवेज रशीद साहब के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये मुल्क जो है जमहूरियत के लिए बना है, और यहाँ पे जो ये मुतलकुल अनान आते हैं ना और वो उठा के जमहूरियत को बाहर फेंक देते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान देखें कामरान, इस वक्त पोल्स वोल्स की बात खत्म हो गई है। पाकिस्तान जो है ना इस वक्त एक नया पाकिस्तान बनने के लिए तैयार है। वो पाकिस्तान जो चंद घरानों के ताकत जिसके हाथ में मरकूज ना हो, जो सारे 18 करोड़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान हो, उसके लिए ताकत देने के लिए अवाम को, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, हमें मसाइल भी सुनने देखने पड़े, हमें स्टेटमेंट भी कामरान शायद पढ़ के सुनाए, हम इस
बात से, इस डगर से नहीं हटेंगे कि ताकत जो है वो इमरान खान के हाथ से निकाल के हमने पार्टी के वर्कर्स के हाथ में लेनी है, वो चुनेंगे अपने लीडर। इसी तरीके से जब मुल्क चलाया जाएगा और सुबह चलाया जाएगा। हमारे पास वक्त खत्म हो गया असद उमर, हमारे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपसे डिस्कशन जारी रहेगी। बस आपको मैं ये बता दूं कि आपको भी ये बताना मुझे बड़ा जरूरी है कि देयर इज नो डाउट कि पार्टी में इलेक्शन होना चाहिए, जमहूरियत जो नीचे तक आनी चाहिए। और ये जो मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाई है बवांग दहल, ये मियां महमूद रशीद जो है वो पार्टी के एक अदना से कारकुन ही है। और ये उनकी स्टेटमेंट ये इस वजह से नहीं आई कि वो इलेक्शन हार गए तो वो कह रहे हैं इलेक्शन होना नहीं चाहिए था। उन्होंने आपकी पूरे पार्टी इलेक्शन कमीशन को कहा है कि उसमें शफायत का एलिमेंट ही नहीं था। ऐसा इलेक्शन तो पाकिस्तान को नहीं चाहिए जिसके अंदर आप ही की पार्टी का दूसरा जो मेंबर है, दूसरा जिसको आप कारकुनों के लिए फाइट कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ही शफाफ नहीं था, वही क्रेडिबल नहीं था। ये बात मुझे भी आपको बताने की जरूरत है क्योंकि ये बात कोई बाहर का बंदा नहीं कर रहा, ये बात मैं भी नहीं कर रहा, और ना ये कामरान शाहिद की स्टेटमेंट है, मियां महमूद रशीद की स्टेटमेंट है। और वो कोई लीडर नहीं है, बहुत अमीर लीडर जिसको आप कहते हैं ना, अमीर लीडर से आजाद है आपकी पार्टी, और उम्मीद है होनी चाहिए आजाद, हर पार्टी को होना चाहिए कि पाकिस्तान के बेशतर लोग गरीब हैं। ये वही कारकुन है जो बवांग दहल ये बात कह रहा है। उसने आपके पूरे इलेक्शन कमीशन के उसी को उठा के बाहर फेंक दिया। वो कहता है वो क्रेडिबल ही नहीं है, वो शफाफ ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको भी जानने की जरूरत है। और इंशाल्लाह जो आप भी आगे बढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे, तो जब नेक्स्ट टाइम आप इलेक्शन कराएंगे तो आप ही के कारकुन जो हैं वो अपने ही पार्टी के इलेक्शन कमीशन पे शफाफियत के हवाले से इल्जाम नहीं लगाएंगे। ये हम सबको जानने की जरूरत है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में तशरीफ लाए व्यूअर्स। कल तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।